पिछले अंक में हमने बात की थी स्वाभिमान की, कुछ संकोच की, कुछ पहली हिचकिचाहट की और उससे आगे बढ़ने की। और बात की थी यदि इंसान में सामर्थ्य हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ सुनाई थी एक कविता वीर रस की। अब मधुशाला में धर्म, जाति और भेदभाव पर तो कई सारी कविताएं हैं, तो उन्हीं में से एक आज सुनते हैं और साथ ही एक किस्सा बच्चन बाबू के पिताजी से जुड़ा हुआ। शुरुआत करते हैं मधुशाला की इस चतुष्पदी से। कभी न सुन पड़ता इसने हा छू दी मेरी हाला। कभी न सुन पड़ता इसने हा छू दी मेरी हाला। कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला। कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला। यानी मधुशाला में ऐसी आवाज कभी नहीं आती कि हाय इसने मेरी हाला छू दी, अब मैं इसे कैसे पीऊंगा। और ना ही मधुशाला में ये बात कोई कहता है कि इसने मेरा प्याला झूठा कर दिया, अब मैं इससे कैसे पीऊं। यहां तो छुआछूत भेदभाव है ही नहीं। कभी न सुन पड़ता इसने हा छू दी मेरी हाला। कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं। यानी मधुशाला तो ऐसी जगह है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग साथ में बैठकर पीते हैं, साथ में जीवन जीते हैं। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। यानी जो काम 100 सुधारक मिलके भी नहीं कर सकते, वो काम अकेली मधुशाला कर देती है। यानी सबको बराबरी पे लाने का, इक्वलिटी का, सबकी इक्विटी का, सबके समान सम्मान का। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। अब एक किस्सा है, जब कविराज के पिताजी एक हिंदू मुस्लिम दंगा रोकने के लिए अपने सर पर इल्जाम लेने को तैयार हो गए थे। और ये कहानी मिलती है बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में। तो बच्चन जी अपनी आत्मकथा में इस किस्से को याद करते हुए कहते हैं, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। हमारे मोहल्ले में भी तनाव फैल गया। उत्तर की ओर मुसलमानों की एक बस्ती थी, उधर होकर किसी हिंदू का जाना मुश्किल हो गया। एकाध बुरी तरह पिटे। अब हमारे मकान के सामने के मैदान में हिंदुओं ने मिलकर सलाह की कि क्या हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू कर दें, यानी मुसलमानों का आना जाना बंद कर दें, जैसे मुसलमानों ने हमारा आना जाना बंद कर दिया। पिताजी इस बात को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था मुसलमानों को समझाना बुझाना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहना है, चोली दामन का साथ है। पर इस वातावरण में समझाने के लिए जाने वाले की शामत ही आती। अंत में यह दायित्व पिताजी ने स्वयं अपने ऊपर ही ले लिया। जब आगे पहुंचे तो हिंदुओं को इकट्ठे देखकर उधर मुसलमान भी लाठियां ले लेकर खड़े हो गए। पिताजी ने शांति से कहा, सब लोग यहीं ठहरें, मैं अकेले जाऊंगा। बस फिर क्या था, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़ चले। बच्चन जी आगे कहते हैं, उस दिन मैंने साक्षात आत्मविश्वास को धरती पर चलते देखा था। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चन जी कहते हैं, यूं तो उनकी बहुत सारी तस्वीरों की छाप मेरी स्मृति पर है, किंतु यह जितनी स्पष्ट है उतनी दूसरी कोई नहीं। एक आदमी को 25-30 के दल से भिड़ने को आते देखकर एक बार तो विरोधी भी सकते में आ गए। पिताजी ने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। मैं लड़ाई बंद कराने आया हूं। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है,
कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर अगर एक पर हमला किया तो क्या बहादुरी दिखाई। वो आगे कहते हैं, इस तरह की लड़ाई बड़ी बेसमझी नासमझी की लड़ाई है। कहीं दूर किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी किसी जगह किसी दूसरे को ही मार दिया। ये क्या बात हुई। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। इंसान तो बना ही है मिलजुल कर रहने के लिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, तो अभी क्यों ना सुलह कर लें। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमान अगर कट के मर भी गए तो ना तो हिंदुत्व समाप्त होगा ना इस्लाम ही खत्म होगा। जब साथ रहना है तो समझदारी इसी में है कि मेल से रहें, मिलजुल कर रहें, और मेल से ना रह सकें तो अलग होकर रहें। बस एक दूसरे पर हमले तो ना करें। पिताजी की बातों का असर हुआ और उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। और असर इतना हुआ कि आगे भी जब कई बार शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तब भी हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो देखिए, केवल एक आदमी अगर दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाए तो कितना परिवर्तन, कितना सुधार आ सकता है। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग को देखिए, जब अकेले खड़े हो गए तो कैसे उन्होंने परिवर्तन का ज्वार उठा दिया था। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। अब इसी विषय पर मधुशाला में एक और कविता है, चलिए सुनते हैं। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला। यानी मधुशाला की जो साकी बाला है वो एक ही तरह से सबका स्वागत करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर, हो जाने पर मतवाला। यानी जब इंसान मतवाला हो जाता है तो अज्ञ और विज्ञ में क्या अंतर होता है, जाति धर्म में क्या अंतर होता है, कोई मूर्ख है या विद्वान है, उसमें कहाँ अंतर रह जाता है। मतवाले तो सब एक ही तरह से होते हैं। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर, हो जाने पर मतवाला। रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में। यानी मदिरालय में अमीर और गरीब में कभी भेद नहीं हुआ, यहां सब एक समान है। रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जहां कहते हैं कि सबको समान सुविधाएं, समान आय, सब समान होना चाहिए। लेकिन यहां मधुशाला में देखिए, यहां तो अज्ञ विज्ञ में कोई अंतर ही नहीं है। और मधुशाला में आके जब कोई मतवाला हो चुका तो क्या मूर्ख, क्या विद्वान, और जो हमारा मदिरालय है यानी हाउस ऑफ वाइन, वहां पे क्या रंक, क्या राव, क्या अमीर, क्या गरीब, सब एक समान। इसीलिए कहा कि साम्यवाद की पहली प्रचारक तो अपनी मधुशाला ही है। और जैसा कि मधुशाला और बच्चन जी के समीक्षक कहते थे कि मधुशाला जो है वो ना तो हालावाद है ना छायावाद है, वो तो जीवनवाद का एक काव्य है जहां जीवन की बात होती है। अब मूर्ख और विद्वान पर संस्कृत की एक उक्ति याद आती है, मौनम मूर्खस्य भूषणम। अर्थात जो मूर्ख होते हैं, मौन उनका आभूषण होता है। जब तक चुप रहें तब तक विद्वान लगते हैं, जैसे ही कुछ बोला तो उनकी पोल खुल गई। किंतु विरोधाभास ये है कि मौन एक विद्वान का भी आभूषण हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले एक मित्र ने बताया कि मलयालम में भी एक उक्ति है, मौनम विद्वानु भूषणम। और संस्कृत में भी ये कहा जाता है कि बुद्धिमान मौन को अस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं। तो जहां मूर्ख के लिए मौन आभूषण है,
बुद्धिमान के लिए अस्त्र है। अर्थात एक बुद्धिमान, एक समझदार व्यक्ति जानता है कि मौन को कैसे, कब आभूषण जैसे प्रयोग करना है और कब एक अस्त्र की तरह। मौन वाली बात पर बच्चन जी के पिताजी का एक और किस्सा है जो पिछली कहानी से थोड़ा जुड़ा हुआ है। बच्चन जी आगे बताते हैं, पिताजी को अपनी बात मनवाने की कला खूब आती थी। वो बातों के सही गलत पक्ष का निर्णय ठंडे दिमाग से करते थे और बगैर तैश में आए हुए सही पक्ष को सही साबित करने के लिए अपना पूरा वाक चातुर्य इस्तेमाल कर सकते थे। उनसे बातों में पार पाते मैंने किसी को नहीं देखा। यदि वे वकील बने होते तो बड़े सफल वकील बने होते, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वे हारे तो केवल मुझसे। मैं उनके साथ बहस वगैरह के अखाड़े में उतरता ही नहीं था। मुझे जैसे मालूम हो गया था कि तर्क वितर्क, वाद विवाद, इन सब के सारे दांव पैंचों में वो बड़े पारंगत हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका मैं अपनी सहज बुद्धि से निर्णय करता था। मैं यह दावा नहीं करूंगा कि मेरे फैसले सदा ठीक ही रहे हैं, मगर मैं उन पर अड़ अवश्य जाता था और जितना ही मुझे समझाया बुझाया जाता, मुझ पर जोर डाला जाता, उतनी ही मेरी जिद बढ़ती जाती थी और अंत में मुझे अपनी सी करने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसे मैं अपनी विजय समझता था। प्रताप नारायण, जो बच्चन जी के पिताजी हैं, उनके लिए बच्चन जी कहते हैं, पिताजी प्रताप नारायण दुनिया भर से तो जीत गए, मगर अपने पुत्र से हार गए। अब सोचता हूं कि अपनी संतान से हार जाना पिता के लिए कितनी बड़ी जीत होती है। और कवियों ने बहुत गहरे बैठकर कहा होगा, सर्वत्र जय मन विच्छेद पुत्रादिच्छेद पराभवम। पिता सारे जहां को जीतने की इच्छा रखते हैं, किंतु साथ में ये भी चाहते हैं कि उनकी संतान, पुत्र या पुत्री, उनके सारे कीर्तिमान तोड़ दे। वैसे ही एक अच्छे गुरु ये इच्छा रखते हैं कि उनका शिष्य उनसे भी आगे निकल जाए। तो चलिए इसी बात पर आज यहीं विराम। अगले अंक में बताएंगे कि एक समय पर बच्चन परिवार का उनके रिश्तेदारों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था और वो बहिष्कार बड़े लंबे समय तक चलता रहा। ऐसा क्यों हुआ, सुनते हैं अगले अंक में। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के भावार्थों की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की और कुछ जीवन अनुभवों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं arisudan.com पर, लिंक यहीं नोट्स में दिए हुए हैं। तो अगले अंक तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और चाय कॉफी पीते रहें।